गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम अपने पाठ्य पुस्तक में दी गई पाठ बचपन को पढ़ेंगे। बचपन पाठ कृष्णा सोप्ती द्वारा लिखा गया है। ये इस पाठ में अपने बचपन के बारे में उनसे अपने बचपन से जुड़ी कुछ यादों के बारे में हमें बताती हैं। यह एक संस्मरण विधा में लिखा गया है। यह पाठ संस्मरण का अर्थ है अपनी पुरानी बीती हुई बातों को याद करते हुए कुछ लिखना, उसे ही संस्मरण कहा जाता है। यह हिंदी साहित्य की एक विधा है। जैसे कहानी, उपन्यास, कविता वगैरह होते हैं, वैसे ही संस्मरण भी एक विधा है जिसमें अपने बीती हुई बातों को याद करके कुछ भी लिखा जाता है। तो बचपन एक संस्मरण है जो कृष्णा सोप्ती जी ने लिखा है। पाठ शुरू करने से पहले हम कृष्णा सोप्ती के जीवन से परिचित हो जाना चाहते हैं। तो कृष्णा सोप्ती का जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। कृष्णा सोप्ती का जन्म 18 फरवरी 1925 पंजाब के शहर गुजरात में, जो पाकिस्तान में है, हुआ। गुजरात का एक भाग जो पाकिस्तान में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। 50 के दशक से अपने लेखन प्रारंभ किया और आपकी पहली कहानी लामा 1950 में प्रकाशित हुई। आप मुख्यतः उपन्यास, कहानी, संस्मरण विधाओं में लिखती हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि संस्मरण हिंदी साहित्य की एक विधा है, तो कृष्णा सोप्ती जी ने मुख्यतः उपन्यास, कहानी और संस्मरण आदि विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है। डार से बिछुड़ी, जिंदगी नामा, ए लड़की, मित्रों मरजानी, हम हशमत आपकी मुख्य कृतियां हैं। आप विभिन्न सम्मानों, जिनमें साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य शिरोमणि सम्मान, शलाका सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार तथा चूड़ामणि पुरस्कार, महत्तर सदस्य साहित्य अकादमी से सम्मानित की जा चुकी हैं। 25 जनवरी 2019 को आपका निधन हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ का शीर्षक बचपन। बचपन शब्द से आप जान चुके होंगे कि इसमें बचपन की बातों के बारे में कुछ लिखा गया है। लेखिका अपने जिस उम्र में वो अभी हैं, उस उम्र के पड़ाव से वो कुछ दशक वर्ष पहले वो चली जाती हैं, जहाँ उन्हें अपने बचपन की कई सारी बातें याद आती हैं। छोटी से छोटी बातें, घूमना फिरना, खेलना, खाना, काम करना, इन सारी बातों को उन्होंने इकट्ठा करके इस संस्मरण में हमें बताया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूं, तुम्हारी नानी भी। लेखिका कहती है कि इस पाठ के माध्यम से मैं आप सबको अपने बचपन की ओर ले जाना चाहती हूँ, अपने बचपन से जुड़ी कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ और हमारा बचपन कैसे बीतता था, आज के ज़माने में आपका बचपन कैसा बीतता है, उससे हमारा बचपन कितना अलग था, कितना अनोखा था, इस बात को आप जान पाएंगे इस पाठ के माध्यम से। इसीलिए वो कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। वो हमसे अपना रिश्ता बताते हुए कहती है कि उनकी उम्र और अभी जब हम ये पाठ पढ़ रहे हैं, हमारी उम्र में कितना अंतर हो सकता है। वे कहती हैं कि जब आप इस पाठ को अभी पढ़ रहे होगे, इस समय मेरा तुमसे क्या रिश्ता हो सकता है। मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो जिस अवस्था में उन्होंने यह पाठ लिखा है, अपनी आयु की जिस अवस्था में उन्होंने रहकर के इस पाठ को जब लेखबद्ध किया है, उस समय उनके परिवार के लोग उन्हें क्या कह के बुलाते थे, जीजी कह करके पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। उम्र में बड़ा यानी उम्र से बड़े हो जाना, सयाना होशियार। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं।
पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। तो अब वो अंतर को बताती हैं कि उम्र में अंतर आने से हमारे स्वभाव में, हमारे खान-पान में, हमारे पहनने-ओढ़ने में किस तरह से अंतर आ जाता है। तो वो कहती हैं कि पहले मैं रंग-बिरंगे कपड़े पहनती थी। जब मैं छोटी थी, जब मेरा बचपना था, तब मुझे रंग-बिरंगे कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था, जैसे सभी बच्चों को अच्छा लगता है। लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती जाती है, हमें सादगी पसंद आने लगती है। तो अब वो कैसे कपड़े पहनती हैं कि हल्के सफ़ेद रंग के कपड़े, हल्के रंग के कपड़े, सफ़ेद रंग के कपड़े उन्हें पहनना अधिक पसंद आता है। मैंने पिछले दशकों में तरह-तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर-वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो इस तरह की पोशाकें पहले पहनी जाती थी। तो लेखिका कहती हैं कि पहले दशकों, दशकों मतलब 10 वर्षों का समय को दशक कहा जाता है। तो पहले के ज़माने में बच्चे कैसे कपड़े पहनते थे? फ्रॉक, फिर क्या पहनते थे? निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, ये सब अलग-अलग पोशाकों के नाम हैं। इस तरह के कपड़े लेखिका भी पहनती थी। बचपन की कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। तो बचपन की कुछ फ्रॉक लेखिका कहती है कि उन्हें अब भी याद है। तो हमारे हमारी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, हमारे पास कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जो हमें सबसे प्रिय होती हैं, जो ना हम किसी को देना चाहते हैं और अगर वो खो जाए या टूट जाए तो हमें बहुत दुःख भी होता है। वो लंबे अरसे तक हम उसे सँभाल के रखते हैं। तो वैसे ही लेखिका के मन में भी कुछ बातें थी, उनके पास भी ऐसी कुछ फ्रॉक थी जो उन्हें अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक। वो फ्रॉक कैसा था? उन्हें अब भी याद है। देखिए वो कहती हैं कि वो किस रंग का था? हल्की नीली और पीली धारी वाला मतलब अलग-अलग धारियाँ बनी हुई थी उसमें, नीली और पीले रंग की। गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। और एक फ्रॉक कैसा था? हल्के गुलाबी रंग का था, जिसमें बारीक चुन्नटें थीं। चुन्नटें मतलब प्लीट्स, झालरें। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो उस जमाने में लोगों की वेशभूषा पहनने का तरीका कैसा था? बच्चे कैसे पहनते थे? फ्रॉक पहनते थे और फ्रॉक के ऊपर उनकी जेब होती थी, पॉकेट होता था और बालों में लड़कियां रंग बिरंगे इतराते हुए रंगीन रिबन लगाते थे। लेमन कॉलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। फर मतलब फर जो आते हैं ना, जो बहुत ही नरम होते हैं और जिसके रेशे लंबे लंबे होते हैं, उन्हें फर कहा जाता है। तो गर्म फ्रॉक होती थी, सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े होते थे, तो उनके पास एक गर्म फ्रॉक भी थी जो उन्हें सर्दी से बचाती थी और उसके नीचे फर टंकी हुई थी। दो ट्यूनिक भी याद है। ट्यूनिक क्या है बच्चों? ढीली ढाली एक पोशाक जिसको ट्यूनिक कहते हैं। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी प्याजी रंग का, प्याज के रंग का। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। तो ये लेखिका इन सब बातों में वो अपने पहनावे के बारे में बताती हैं कि वो किस तरह की पोशाकें पहनती थी। अभी वो किस तरह की पोशाकें पहनती हैं, अभी उन्हें कैसा पहनना पसंद है और जब वो छोटी थी तब वो तरह-तरह के अलग-अलग डिज़ाइन के पोशाक वो पहनती थी, रंग-बिरंगी पोशाक पहनती थी और बालों में रिबन लगाती थी, तो उन्हें एकदम अच्छे से तैयार होके रहना बहुत पसंद आता था। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। मोज़े आप सब जानते हो, सॉक्स, सॉक्स को मोज़े कहते हैं। स्टॉकिंग क्या है बच्चों? स्टॉकिंग मतलब लंबी जुराब जो नेट के जैसी होगी और पूरी जांघों तक आएगी, ठीक है? तो उन्हें वो चीज़ भी याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। तो जब लेखिका छोटी थी तो वो कहती हैं
कि बचपन में कुछ काम होते थे जो हमें खुद करने पड़ते थे, जैसे कि अपने मोजे खुद धोना। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। तो घर में कामकाज करने के लिए नौकर नौकरानी होते थे, लेकिन लेखिका कहती है कि उनके मोजे उनके घर के नौकर नौकरानी नहीं धोते थे। उनको सख्त मनाही थी, उनको मना किया गया था और कहा गया था कि ये बच्चे जो है अपने मोजे स्वयं धोएंगे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। इतवार क्या है बच्चों? इतवार मतलब संडे, रविवार। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। तो इतवार की सुबह उनके क्या काम होते थे? सुबह सुबह अपने मोजे धोते और मोजे धो लेने के बाद क्या करते थे? अपने जूते पॉलिश करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। पॉलिश करने के बाद, जूते पॉलिश करने का एक तरीका है, आप सबको पता होगा। पॉलिश पहले लगा देते हैं जूते के ऊपर और उसके बाद उसे ब्रश से या सूती कपड़े से अगर हल्के हाथों से उसे रगड़ेंगे तो जूते चमकने लगते हैं। तो वैसे ही लेखिका भी अपने जूते पॉलिश करती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। सर्वर शब्द का अर्थ क्या है? सर्वर एक वाक्यों को जोड़ने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि जहाँ तक है जैसे ये, इसका अर्थ हम इस रूप में ले सकते हैं। तो वो कहती है कि मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो लेखिका कहती हैं कि पहले के ज़माने में जो जूते मिलते थे वो इतने आरामदेह नहीं होते थे। उनको पहनने से पैरों में इतनी आराम नहीं मिलते थे। आज के ज़माने में जब हम जूते खरीदते हैं तो हम देखते हैं पैरों में डाल करके कि वो हमें आराम दे रहे हैं कि नहीं, हमारे पैरों को काट रहे हैं क्या, हमें चुभ रहे हैं क्या। लेकिन पहले के ज़माने के जो जूते होते थे वो इतने आरामदायक नहीं होते थे। उनको पहन के थोड़ी देर अगर आप चलोगे या पहन के बहुत समय तक उसे पहने रहोगे तो पैरों में छाले पड़ जाते थे। तो नए जूते मिलते ही उनके साथ ही क्या शुरू हो जाता था? छालों का इलाज। क्योंकि नए जूते मिले हैं, उसे पहन के रखना है तो छाले होना अनिवार्य है। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। रुई मतलब कॉटन, ठीक है। तो जब भी वो लंबे सैर पर निकलते थे, तो लंबे सैर पर निकलने का अर्थ क्या है? जूतों को भी लंबे समय तक पहन के रखना है। तो लंबे समय तक जब जूते पहनने पड़ेंगे तो क्या होगा? पैरों में छाले आएंगे। तो इसलिए रुई अपने पास रखते थे। जैसे ही पैरों में छाले आने शुरू होते थे, वो लोग उस रुई को क्या करते थे? अपने जूतों में डाल देते थे ताकि उन्हें आराम मिले और चलने में कोई भी तकलीफ नहीं हो। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। अब वो कहती हैं कि जब तुम सब बच्चे इस पाठ को पढ़ोगे तब तुम सोचोगे कि ऐसे जूते भी होते हैं कि हमारे पैरों को चुभे। तो वो उस बात को यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहती हैं कि हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। पहले के ज़माने में जब हम छोटे थे तो हमारा बचपन ऐसे बीतता था, लेकिन अभी इतने वर्षों के बाद जब आपका बचपन है तो उस ज़माने में और इस ज़माने में बहुत फ़र्क है जो हमारे बचपन में देखने के लिए हमें मिलता है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। अब एक और वाक्य के बारे में वो बताती हैं क्या, कि हर शनिचर को, शनिचर मतलब शनिवार, सैटरडे, हर शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल क्या है? जैतून का तेल। कैस्टर ऑयल किसे कहते हैं? कैस्टर ऑयल का मतलब है अरंडी का तेल। तो एक औषधि के रूप में उन्हें कुछ मात्रा में वो दिया जाता था पीने के लिए, एक माप के अनुसार उन्हें दिया जाता था ताकि उनका शरीर स्वस्थ रहे, वे निरोग रहें। तो हर शनिवार को उन्हें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। जाहिर सी बात है, कैस्टर ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो या कोई भी कड़वी औषधि हो, उसे पीना बहुत ही कष्टदायक होता है। तो लेखिका के लिए भी एक मुश्किल काम ही था।
शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। उन्हें पता चल जाता था कि आज शनिवार है और आज हमें ये दवाई पीनी पड़ेगी। तो सुबह से ही उनको ऐसा लगता था जैसे उसकी बदबू हमारे नाक में आती जा रही है। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते। शीशे के ग्लास मतलब कांच के ग्लास। खुराक क्या है? मात्रा। ठीक है। तो छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। तो वे कहते थे कि हमें कांच के ग्लास में दवाई पीनी पड़ती थी। कैस्टर ऑयल और ऑलिव ऑयल को हमें कांच के ग्लास में पीना पड़ता था, जिसमें निशान बना होता था कि यहीं तक, इस निशान तक ही हमें तेल लेना है उस ग्लास में और उसे पूरा पीना है। तो लेखिका कहती है कि उसे देखते ही हमें क्या होता था? मितली आने लगती थी। मितली का क्या अर्थ है? उल्टी आने के संकेत। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका क्या कहती है कि वो शनिवारी दवा, उन्होंने इस दवा को शनिवारी दवा क्यों कहा है? क्योंकि उन्हें हर शनिवार को ये दवा पीनी पड़ती थी। इसलिए वो कहती हैं कि इस शनिवारी दवा को अगर हम नहीं भी पीते तो ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि उसका कुछ खास फायदा नहीं होता था उसके पीने से, और ना पीने पर कुछ ज्यादा बड़ा नुकसान भी नहीं होता। लेकिन छोटे थे तो घर के बड़े हैं, बड़े जो भी कहेंगे हमें वो करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें वह दवा पीनी पड़ती थी। तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। अब वो कहती हैं और कुछ बहुत सारे उदाहरण देती हैं। पहले उन्होंने कपड़ों के उदाहरण दिए, फिर अपने कामकाज के उदाहरण दिए कि छोटे में वो क्या क्या काम करते थे, अपना कौन सा काम वे स्वयं करती थी, और उन्हें कैसी कड़वी दवाई पीनी पड़ती थी। तो अब वो कहते हैं कि तुम्हारे और हमारे समय में बहुत दूरी आ चुकी है, बहुत लंबी दूरी है, और यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। दिलचस्पियां का अर्थ क्या है? इंटरेस्ट। ठीक है। दिलचस्पियां मतलब काम करने का जो हमारा चाव होता है, रुचि होती है। तो बचपन में सब बहुत सारे बच्चों को, सभी बच्चों को कुछ कुछ अलग अलग कामों में रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। तो पहले के ज़माने के बच्चों की रुचि कैसी होती थी, उनकी दिलचस्पियां कैसी होती थी, और अभी के ज़माने के बच्चों की दिलचस्पियां और उनकी रुचि कैसी होती है, तो इस बारे में वो हमें बताती हैं। तो लेखिका अपने बचपन की दिलचस्पियों के बारे में बताते हुए आगे कहती हैं कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। ग्रामोफोन क्या है? पहले के ज़माने में मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन का इस्तेमाल किया जाता था। ग्रामोफोन एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें हम गाने सुन सकते हैं। तो रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। उससे भी पहले क्या थे? लोगों के मनोरंजन के लिए केवल ग्रामोफोन। तो उन्होंने कहा कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस की शरबत कोक पेप्सी में। तो पहले के ज़माने में बच्चे क्या खाते थे और आज के ज़माने में वो चीज़ें बदलकर उन चीज़ों ने किन चीज़ों का रूप ले लिया है, इसके बारे में लेखिका हमें बताती है कि पहले हम बचपन में कुल्फ़ी खाते थे, लेकिन आजकल के ज़माने में बच्चे कुल्फ़ी की जगह क्या पसंद करते हैं? तरह तरह की आइसक्रीम पसंद करते हैं। तो पहले की कुल्फ़ी अभी की क्या हो गई है? आइसक्रीम। पहले कचौड़ी और समोसा खाते थे और अभी बच्चे क्या खाते हैं? पेटीज, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें खाते हैं। शहतूत और फालसे और खसखस की शरबत कोक पेप्सी में। शहतूत, फालसे ये सब फल है, तो इन सब के शरबत बनते थे। शहतूत के, फालसे के, खसखस के शरबत बनते थे। पहले जब कोई हमारे घर आते थे या हम किसी के घर जाते थे तो कोल्ड शीत पेय के रूप में हम उन्हें शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत पिलाते थे, या हमें भी कोई, हम किसी के घर जाने से हमें भी कोई पिलाता था। लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है? कोक और पेप्सी ने। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड पिंटो मिलती थी। तो उन दिनों कोक नहीं मिलती थी, कोल्ड ड्रिंक्स कोक
पेप्सी वगैरह नहीं मिलती थी। क्या मिलती थी? लेमनेड और विम्टो, ये भी एक तरह का पेय पदार्थ है। लेमनेड नींबू से बनता है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। तो ये उस समय के दो नामी चीज़ें थी। शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े होते थे उनको वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की, दो रेस्टोरेंट थे जो बहुत ही नामी रेस्टोरेंट थे। वहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत ही प्रसिद्ध थे, बहुत ही स्वादिष्ट बनते थे वहाँ पर चॉकलेट और पेस्ट्री। तो उस समय दिल्ली और शिमला में ये दुकानें थी जो उनके नाम क्या थे? वेंगर्स और डेविको। ये रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री उस समय बच्चों को बहुत पसंद आती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को कुछ काम भी करना पड़ता था घर का, जैसे मॉल से जाकर के, शिमला मॉल से क्या लाना? ब्राउन ब्रेड। ठीक है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा का अर्थ क्या है? चर्च। ठीक है। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर। तो उन्होंने शिमला मॉल जाने का रास्ता बताया कि हमारे घर से जो मॉल की दूरी बहुत अधिक नहीं थी, एक छोटी सी चढ़ाई, मतलब ऊपर की तरफ एक चढ़ाई चढ़ते थे, वहां एक मैदान आता था, गिरजा मैदान। वहां से फिर एक उतराई उतरते और मॉल में हम लोग पहुंच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो उन्होंने कहा कि कन्फेक्शनरी जो शॉप होता था, जो काउंटर होता था, वहां पर तरह तरह के क्या खुशबू आती थी? किन चीजों की खुशबू आती थी? चॉकलेट और पेस्ट्रीज की खुशबू आती थी जो मन को मोह लेती थी। मन भावनी, मन को मोहने वाली खुशबू चॉकलेट और पेस्ट्री की आती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उन्होंने कहा कि पहले हमें अनुशासन का बहुत अधिक पालन करना पड़ता था। घर में सभी को अनुशासन प्रिय होना जरूरी होता था। बड़े हमेशा हमें डांटते डपटते रहते थे कि हमें अनुशासन में रहना है। तो उसके लिए कुछ नियम कायदे भी बनाए गए थे और उन्हीं नियमों में से एक नियम था, वो क्या था? कि बच्चों को हफ्ते में केवल सिर्फ एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट है। एक दिन बच्चे जाएंगे और चॉकलेट खरीदेंगे, हफ्ते में केवल एक बार। ऐसा नहीं है कि हर दिन खरीदना है, सुबह शाम खरीदना है, जब मर्जी तब खरीदना है, ऐसा नहीं है। बड़ों द्वारा नियम बनाए गए थे और बच्चों को उन नियमों का पालन करना उनके लिए बाध्य होता था। तो हफ्ते में एक दिन वो लोग चॉकलेट खरीदते थे। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। तो लेखिका कहती है कि हफ्ते में एक दिन चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी और सबसे ज्यादा स्टॉक मेरे पास ही होता था। स्टॉक मतलब भंडार, चॉकलेट का भंडार सबसे अधिक मैं रखती थी, क्योंकि उनकी आदत ऐसी नहीं थी कि चॉकलेट खरीदी और दुकान के सामने खड़े होके खाने लगे। वो चॉकलेट को बड़े मजे लेके आराम से खाती थी। रात को खाना खाने के पश्चात जब वो बिस्तर पर सोने जाती तो आराम से रात में वो चॉकलेट खाती थी और उसका मजा लेती थी, आनंद उठाती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे। काफल भी एक प्रकार का फल होता है जिसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा मीठा दोनों। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी। रसभरी कसमल, रसभरी और कसमल भी फल है। तो इन सारे फलों की उनको याद आती है कभी कभी। और ये सारे फल कहाँ मिलते हैं? शिमला में, क्योंकि वो शीत प्रदेश है, ठंडी जगहों पर ऐसे फल होते हैं। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाती और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चेस्टनट भी एक तरह का फ्रूट है, एक तरह का फल है। उसको खाने का भी एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है? हमें लेखिका क्या बताती है कि उसे पहले आग पर भुना जाता है और फिर उसके छिलके निकाल करके उसे खाया जाता है। उसके बाद फलों और अलग अलग प्रकार के चॉकलेट और पेस्ट्री के बाद अब वो क्या बताती है? चटपटे खाने के बारे में। क्या कहती है वे?
चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। नाम सुनते ही मुंह में खट्टी, पूरा एकदम खट्टा स्वाद आने लगता है, खट्टी पानी आने लगती है। कैसे? चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। निरा मतलब पूरा का पूरा। तो आज भी आप देखते होंगे कि चने को, गरम गरम चने को कागज की पुड़िया में बना करके दी जाती है। एक कोने से कागज को पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे उसको घुमा घुमा के कोन की तरह बनाया जाता है। नीचे एकदम पतली तिरछी और ऊपर से चौड़ी, उसका आकार ऐसा ही होता है। आज भी वैसे ही पुड़िया में चने मिलते हैं। तो वही वो कहती हैं कि ये जो पुड़िया बनाने की जो कला है, ये कला पूरा का पूरा, उसका कमाल क्या था? हाथ का कमाल। ये कला हाथों में होती थी। नीचे से तिरछी, लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो ये पिक्चर का गाना है, चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम। इस गाने की जो धुन थी, इस गाने के जो शब्द थे, ये गाना पूरा का पूरा बच्चों को याद होता था, बच्चों को कंठस्थ था। वे चना खाते थे और ये गाना सभी गुनगुनाते रहते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। बुरकवाना मतलब छिड़कवाना, छिड़काना। तो जो ज़्यादा चटपटा खाते हैं, जो ज़्यादा तीखा चटपटा खट्टा खाते हैं, वो क्या करते थे? चने की पुड़िया पर तेज मसाला चने वाला डालता था और उससे कह के और अधिक मसाला डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में खास ही लय रफ्तार थी। चने को कूट के बनाई जाती है, वही चना पापड़ी उसे ही कहा गया है। चने को उबाल करके उसे कूटा जाता है, कूटने के बाद उसे फिर भुना जाता है, तला जाता है, तो वो चनाचूर कहलाती है। तो एक एक चनाचूर, चटपटी चनेचूर को मुंह में डालते डालते घूमते रहने में जो मजा है, उसे एक खास अनुभव लेखिका को मिलता है और वो उसे ही यहाँ पर कह रही हैं कि एक कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार होती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। तो वो कहती हैं कि शिमला में हमने घोड़ों पर भी सवारी की है और हर बच्चे को वहां घूमने के लिए मौका मिल जाता था। घुड़सवारी के बारे में आगे बताते हुए वे कहती हैं कि हमें जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। तो कमतर मतलब कुछ कम, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। तो उन्होंने कहा कि शिमला में जो घोड़े होते थे, तो वहाँ के जो घोड़े, उनको हम इतना अधिक महत्व नहीं देते थे, उनको कमतर समझते थे, उन पर हंसते थे क्योंकि वो इतने ताकतवर नहीं होते थे। लेकिन उनके ननिहाल के जो घोड़े होते थे, उनके नानी घर के जो घोड़े होते थे, वो बहुत ही तंदुरुस्त होते थे, हृष्ट पुष्ट होते थे, ताकतवर और स्वस्थ होते थे। तो उनके बारे में वो कहती हैं कि वे फिर कभी बताएंगी। लेकिन शिमला के घोड़े बहुत ही कमजोर दिखते थे, इसीलिए सब बच्चे, लेखिका और उनके जितने भाई बहन थे और उनके मित्र, सब मिलके उन घोड़ों पर हंसते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। और क्या कहती हैं कि सामने क्या था? शाम को वहां पर जब वो घूमने जाती थी तो वहां रंग बिरंगे गुब्बारे देखने के लिए मिलते थे और एक पहाड़ होता था। पहाड़, वहां पर चर्च था, पहाड़ के ऊपर एक ऊंचा चर्च था और चर्च की जब घंटियां बजती थी तो उसकी गूंज दूर दूर तक फैल जाती थी।
लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो ऐसा लगता था जब घंटी की आवाज़ चारों दिशाओं में गूंजती थी, तो ऐसा लगता था जैसे उस घंटी की धुन के माध्यम से ईसा मसीह प्रभु यीशु स्वयं हमसे कुछ कहना चाहते हैं। और यहाँ यहाँ ये भी कहा गया है कि वहाँ पर एक जाखू पहाड़ है, उस पहाड़ पर हनुमान जी का एक मूर्ति भी है, वहाँ हनुमान जी का एक मंदिर भी है जो बहुत ही विख्यात है। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। तो शाम का वर्णन लेखिका करते हुए कहती हैं कि शाम के समय जब सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त के समय सूर्य की जो हल्की किरणें आती हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। वो कैसी लगती हैं? गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। बहुत ही सुंदर और लुभावना दृश्य, प्रकृति का सौंदर्य बहुत ही मनमोहक और आकर्षक होता है, जिसका वर्णन लेखिका यहाँ पर करती हैं। वे कहती हैं कि दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। क्यों गहराने लगे? क्योंकि पहाड़ अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे उनका चेहरा धीरे धीरे छुपते जा रहा है। और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। ये बत्तियां कैसी बत्तियां हैं? घरों की लाइटें हैं जो रात को जलती हैं। तो शाम के समय सभी लोग जब अपने घरों की लाइटें जलाते हैं तो बहुत ही सुंदर और लुभावना दृश्य देखने को मिलता है। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। तो उस पहाड़ की चोटी की जो रौनक है और वहाँ की जो मॉल और वहाँ की जो दुकानें हैं, उसकी जो चमक है बहुत ही सुंदर मनमोहक होती है। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। कोलाहल मतलब शोरगुल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। तो वो कहती हैं कि स्कैंडल पॉइंट एक जगह है, उसके सामने एक दुकान होती थी। उनको उस दुकान के बारे में अभी भी याद है। और वो उस दुकान के बारे में क्या कहती हैं? जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। उस दुकान का शोरूम था और उस शोरूम में क्या था? किस चीज का मॉडल था? शिमला से कालका तक चलने वाली जो ट्रेन है उसका एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। तो ट्रेन का मॉडल क्या होगा? पटरी होगी, उसके ऊपर ट्रेन होगी, उसके ट्रेन के डिब्बे होंगे। तो वैसे ही उसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। तो इतना बड़ा मॉडल था। शिमला से कालका तक जाने वाली ट्रेन का मॉडल था। वो ट्रेन का मॉडल कैसा था? पटरियां थी, उस पर ट्रेन छोटे छोटे डिब्बे थे, डिब्बों से ट्रेन बनी हुई थी। और सामने क्या था? स्टेशन। स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है। तो एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन था और उसके सामने सिग्नल देता खंबा। जैसे ट्रेन जब आगे जाती है तो बहुत सारे खंबे होते हैं जिसमें लाल और पीली बत्तियां जलती हैं। पीली बत्तियां अर्थात ट्रेन अभी सही उसको सिग्नल मिल चुका है, लाल बत्ती मतलब रुकने का संकेत। और उसी तरह से वहां पर खंभा गड़ा हुआ था और उस पर बत्तियां लगी थी और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें बनी हुई थी, टनल्स। सुरंगें मतलब टनल, सुरंगें बनी हुई थी। तो उनको ट्रेन का वो मॉडल बहुत ही अच्छे से याद है। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, इसीलिए उसको एक मॉडल के रूप में दुकान के शोरूम में सजा के रखा गया था। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। जिस तरह से आज के युग में हवाई जहाज हमारे लिए बहुत आम बात है, हवाई जहाज का सफर बहुत आम बात है, लेकिन पहले के ज़माने में हवाई जहाज बहुत बड़ी बात होती थी। उसको चढ़ना तो दूर, उसको देखना भी बहुत बड़ा समझा जाता था। तो वो कहती हैं कि दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। आज भी तुम देखोगे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, हवाई जहाज़ की आवाज़ अगर आती है तो सब घर से बाहर निकलकर छत पर बाहर
आसमान की ओर एकटक्की लगा के देखते रहते हैं। उनकी नजरें हवाई जहाज को खोजती हैं और जब हवाई जहाज की एक झलक मिल जाती है तो सब बच्चे कितना खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही उस जमाने में भी जैसे आज के बच्चे दौड़ते हैं, उस जमाने में भी बच्चे हवाई जहाज की आवाज आते ही बाहर देखने के लिए दौड़ जाते थे। कैसा दिखता था वह? दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। हवाई जहाज कैसा दिखता था? जैसा कि एक बहुत भारी पक्षी है और उसके बड़े बड़े पंख हैं और वो अपने पंखों को फैला करके आसमान में उड़ता जा रहा है। यह देखो, और वह गायब। बहुत तेजी से वो उड़ता है, तो ऐसे पल में देखते ही वो एक क्षण में गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। तो लेखिका कहती है कि एक दुकान था जहां शिमला कालका ट्रेन का मॉडल रखा हुआ था। ठीक है, वो मॉडल कहाँ पर था? शोरूम में, स्कैंडल पॉइंट के सामने वाले शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल था, जो लेखिका को अच्छी तरह से याद है। और उसी दुकान के बगल में एक दुकान थी जो लेखिका कभी नहीं भूल पाती है। वो किस चीज की दुकान थी? चश्मे की दुकान थी। और वहां एक आंखों के डॉक्टर बैठते थे जो अंग्रेज थे। तो लेखिका को पहला चश्मा वहीं पर लगा था और उनके जीवन का जो पहला चश्मा है उन्होंने वहीं पर बनवाया था। इसलिए लेखिका को वह दुकान अच्छी तरह से याद है। वे कहती हैं कि शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। सभी को लगता है, जब आप भी कभी शुरुआत में पहली बार चश्मा लगाओगे या लगाते होगे या जब आपने लगाना शुरू किया होगा तो आपको बहुत अटपटा लगा होगा। ऐसा लगेगा जैसे चेहरे पर कुछ अलग सा आ गया है क्योंकि हमें उसकी आदत नहीं होती है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में ऐनक। तो जब भी चश्मा लगता है, जब छोटे बच्चों को चश्मा लगता है तो सभी बड़े उनको टोकते हैं, अभी से तुमको चश्मा लग गया, तुम तो अभी इतने छोटे हो, इसी उम्र से तुमको चश्मा लग गया। तो लेखिका को बहुत अजीब लगता था इनकी बातें सुन करके, लोगों की बातें सुन के वो अजीब महसूस करती थी। और सभी लोग उनको हिदायत भी देते थे, अभी से आपको चश्मा लग गया, आप दूध पिया करो, साग खाया करो, सब्जियां खाया करो, हरी सब्जियां खाया करो। तो अगर आप अच्छी हरी सब्जियां खाओगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा, इसीलिए आपको चश्मा इतनी छोटी उम्र में लग गया। तो लेखिका को ये सारी बातें सुन के अच्छा नहीं लगता था। मैं डॉक्टर साहिब को कहा, दूध पिया करो, मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो जब लोग उनसे कहते थे कि दूध पिया करो तो चश्मा तुम्हारा निकल जाएगा, तो वो भी डॉक्टर साहिब ने उनको जो कहा था कि कुछ देर पहनने के बाद चश्मा उतर जाएगा, वो लोगों को वही सारी बातें दोहरा देती थी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। वो क्या कहती है? डॉक्टर ने उस समय कहा था कि चश्मा को हमेशा पहने रखना, कुछ दिनों बाद तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा। लोगों को भी वो वही बात बताती रहती थी। जब भी कोई उन्हें टोकता था चश्मे को लेकर के, वो कहती, ये थोड़े दिन के लिए मैं पहन रही हूँ, थोड़े दिन बाद ये उतर जाएगा। लेकिन आज वो क्या कहती है कि इतने वर्ष बीत गए, डॉक्टर ने मुझे भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक मेरा चश्मा नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। और उन्होंने अपने आप को इसका जिम्मेवार माना है। वो कहती हैं कि मेरे चश्मे न उतरने का कारण क्या है? मैं स्वयं हूँ। मेरा चश्मा नहीं उतरा, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। क्यों? वे बताती हैं कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? वो कहती हैं कि मेरी गलती है, दिन की रोशनी में हमें पढ़ना चाहिए। वो दिन की रोशनी में नहीं पढ़ती थी और रात को टेबल लैंप के सामने पढ़ाई करती थी, तो आंखों पर जोर पड़ता था। और अगर आंखों पर जोर पड़ेगा तो चश्मा तो उतरने का सवाल ही नहीं है।
तो वो कहती है कि मेरा चश्मा नहीं उतरने का कारण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैं दिन की रोशनी को छोड़ करके रात में देर रात तक टेबल लैंप जला करके मैं वहां पढ़ती हूँ। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो लेखिका कहती है कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो उनके एक चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाया। चचेरा भाई मतलब चाचा का बेटा, वो भी भाई हुआ। तो वो कहती है कि मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे चिढ़ाया, अरे अरे देखो देखो ये क्या पहनी है, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो उन्हें ये कह करके वो चिढ़ाते थे। एक कविता, छोटी सी कविता लिख डाली थी उन्होंने। क्या था वो, क्या थी वो कविता? आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इसका अर्थ क्या है? वो अपनी बहन को कहते हैं कि आंखों पर चश्मा लगाया है ताकि दूर की दिखाई दे, आंखें कमजोर हो गई हैं, दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, इसलिए तुमने चश्मा लगाया है। लेकिन तुमको क्या मालूम कि चश्मा लगाने से तुम कैसी लगती हो? लंगूर की तरह लगती हो। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। वो खींच गई, खींचना मतलब चिढ़ जाना, गुस्सा हो जाना। जब आपको भी कोई चिढ़ाएगा तो आपको भी गुस्सा आता है। तो वैसे ही लेखिका के भाई जब उनको चिढ़ाते थे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था, लेकिन ये शेर उनको बुरा न लगा, क्योंकि कविता बहुत सुंदर लिखा था उन्होंने, इसीलिए उनको शेर बुरा नहीं लगा। लेकिन उस शेर को उन पर क्यों कहा जाता है, इस बात के लिए उन्हें चिढ़ लगती थी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो वो कहती है कि जब वो चाय पी करके चले गए तो मैं अपने कमरे में गई, चश्मा को उतारा, फिर देखा, फिर पहना, फिर चश्मा उतारा, फिर पहना, फिर उतारा, बार बार वो चश्मा उतारती थी और पहनती थी। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो चश्मा लगाती थी और उतारती थी। वो सच में अपने आप को ये बात को समझाना चाहती थी कि क्या मैं सच में लंगूर लगती हूँ चश्मा पहनने से या नहीं लगती हूँ। फिर चश्मा पहनती थी, सोचती थी क्या मैं लंगूर लग रही हूँ, फिर सोचती थी नहीं नहीं मैं लंगूर नहीं लग रही हूँ। तो उनके भाई ने उन्हें जो चिढ़ाते हुए कहा था, वो सोचती थी सच में ऐसा है, मैं लंगूर लगती हूँ। तो इसी को भापने के लिए, इसी की परीक्षा करने के लिए वो अपने कमरे में गई थी और चश्मा बार बार पहन रही थी और उतार रही थी। और क्या कहती थी? सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, मैं लंगूर नहीं लगती हूँ। फिर उनको एक पल के लिए लगता था, हाँ सच में मैं लंगूर की तरह तो नहीं दिख रही हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तभी उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई का टोपा मतलब टोपी, उठाकर सिर पर रखा। तो उनको थोड़ा अजीब लगा, उनको अच्छा भी लगा और मजाकिया भी। मजाकिया मतलब हंसी भी आई। तो उनको लगा कि टोपी उनके ऊपर अच्छी भी लग रही है और उन्हें अपने ऊपर टोपी पहना हुआ खुद को देख करके हंसी भी आ रही थी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो लेखिका आप कहती हैं कि शुरुआत में जब मैंने चश्मा पहनना शुरू किया तो ऐसा लगता था जैसे मेरे चेहरे पर कुछ अलग सा आके अटक गया है, लेकिन इतने वर्षों के बाद चश्मा पहनते पहनते अब इस तरह का अभ्यास हो गया है कि देख करके लगता है कि चश्मा मेरे चेहरे का ही एक अंग है, मेरे चेहरे से पूरी तरह से वो घुल मिल गया है, चेहरे का ही कोई अंग बन गया है। और जब कभी मैं चश्मा उतारती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे चेहरा पे कुछ सूना सूना प्रतीत हो रहा है, खालीपन महसूस हो रहा है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। तो अचानक वो कहती है कि मुझे आज इतने वर्षों बाद याद आ गया वो टोपा, मेरे भाई की टोपी जो मैंने पहनी थी और काली फ्रेम वाला चश्मा जो मैं लगाती थी। और चश्मा लगाने के बाद जब मेरे चचेरे भाई मुझे चिढ़ाते थे लंगूर कह के,
लंगूर की सूरत कह के जो चिढ़ाते थे, वो सब बातें मुझे अनायास ही याद हो आई। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। तो वो कहती हैं कि ये बचपन की बात थी, लेकिन आज भी इस अवस्था में भी, जब उम्र के इस पड़ाव में भी मैं शिमला में रहती हूँ और सिर पर टोपी लगाना अब भी पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। वे कहती हैं कि उनके पास कई सारे रंगों की टोपियां हैं। इससे क्या पता चलता है कि लेखिका को टोपियां इकट्ठा करना बहुत पसंद था, उन्हें टोपियों का शौक था। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभेते वाली हिमाचली टोपियां। तो वो कहती हैं कि दुपट्टों का ओढ़ना, दुपट्टा को वो ओढ़ने की तरह ओढ़ती थी, और हिमाचली टोपियां, हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध जो टोपियां हैं, इसीलिए उसे हिमाचली टोपियां कहा गया है। तो हिमाचल प्रदेश की मशहूर टोपियां जो सहज सहल और सुभेते वाली हैं। सहज का अर्थ क्या है? आसान। सहल मतलब सुविधाजनक, और सुभेते वाली मतलब आरामदेह। तो हिमाचली टोपियां पहनने से बहुत अच्छा अनुभव होता है, जैसे वो बहुत आसान है, सुविधाजनक है और आरामदेह है। तो लेखिका इस संस्मरण के माध्यम से हमें अपने बचपन की बहुत सारी बातों से अवगत कराती हैं। बचपन में वो किस तरह की पोशाक पहनती थी, किस तरह से अपने छोटे बड़े वो काम करती थी, बाजार से क्या क्या लेके आती थी, कैसे वो अपना मनोरंजन करते थे, कैसे रुचियां, उनकी दिलचस्पियां किस चीज़ में हुआ करती थी, खाने में उन्हें क्या क्या पसंद था, और उन्हें चश्मा कैसे लगा, चश्मा लगने का कारण क्या था, वो किस प्रकार की टोपियां पसंद करती थी पहनना। तो अपने बचपन की बहुत छोटी छोटी बातों से लेखिका ने हमें अवगत कराया है, और उन्हें पढ़ करके हमें भी ऐसा महसूस होता है कि हम भी अपने बचपन में ऐसा ही कुछ ना कुछ, हमें भी समानता दिखाई देती है लेखिका के बचपन से। आज हमारे बचपन में कुछ समानता है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर भी है। वो पहले ही कहती हैं कि अभी बहुत अंतर आ चुका है, तुम्हारा जो अब आज तुम बचपन जी रहे हो और हमने जो बचपन जिया है, उसमें एक बहुत बड़ा समय का अंतराल है, और उसी अंतराल को वो दिखाती हैं। आज तुम्हारा बचपन कैसा है और लेखिका के समय में उनका बचपन कैसा था।